हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैविक वर्गीकरण के पार्ट 3 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग जीवाणु या बैक्टीरिया की बात कर रहे थे और हमने पिछले लेक्चर में जीवाणु की कोशिकीय संरचना की बात की थी, है ना। तो आज हम किसकी बात करेंगे भाई? आज हम बात करेंगे सबसे पहले जीवाणु वे पोषण। ठीक है, तो आज हम किसकी बात करेंगे? जीवाणु या बैक्टीरिया में पोषण या न्यूट्रिशन की। अब अगर आपको याद हो बच्चों, तो जब हमने मोनेरा जगत की शुरुआत देखी थी तो हमने कहा था कि सबसे विस्तृत प्रकार का पोषण किसमें देखा जाता है? जीवाणु में या मोनेरा जगत में देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा भाई? क्योंकि जीवाणु में स्वपोषी जीव भी होंगे, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स, और जीवाणु में विषम पोषी जीवाणु भी होंगे। है ना भाई? तो जीवाणु में स्वपोषी जीवाणु भी मिलेंगे आपको और विषम पोषी भी मिलेंगे। हां, कुछ कम जीवाणु ही स्वपोषी होंगे, अधिकांश जीवाणु जो हैं वो विषम पोषी होंगे। तो आपके पास कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, जबकि अधिकांश जीवाणु जो हैं वो क्या होते हैं? विषम पोषी। तो बहुत कम जीवाणु ही स्वपोषी होंगे, अधिकांश जीवाणु क्या होते हैं? विषम पोषी। अब स्वपोषी में भी, इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, स्वपोषी जीवाणु में भी दो प्रकार के जीवाणु आपको मिलेंगे। एक तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, या जिसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हो, या फोटोसिंथेटिक। ठीक है, इन जीवाणु की बात हमने प्रकाश संश्लेषण में की थी, याद है? इनको ऊर्जा तो प्रकाश से मिलेगी और इनमें इलेक्ट्रॉन दाता जल नहीं होता, जल के स्थान पर H2S। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी होंगे और एक नए प्रकार के, नए प्रकार के होते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी को हम कह सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, या हम कह सकते हैं कीमोसिंथेटिक जीवाणु। ठीक है, इस पे बहुत अधिक सवाल। मैंने कहा था आपको, क्लासिफिकेशन में सारा खेल उदाहरण का ही है। स्वपोषी में दो प्रकार के हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी हैं और रसायन संश्लेषी। तो क्वेश्चन यही आता है कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण और रसायन संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण। इनके अलावा बाकी सभी जीवाणु क्या होंगे? विषम पोषी। अधिकांश जीवाणु, ज्यादातर जीवाणु क्या होते हैं? विषम पोषी। इसका मतलब हम प्रकाश संश्लेषी के उदाहरण देखेंगे, रसायन संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण देखेंगे। इसके अलावा और जितने भी जीवाणु होंगे वो सब क्या होंगे? विषम पोषी जीवाणु के भीतर आएंगे, है ना। तो जीवाणु में पोषण में स्वपोषी भी हैं, विषम पोषी भी हैं। विषम पोषी के अंदर भी आपके पास मृतोपजीवी जीवाणु होंगे। मृतोपजीवी के अलावा परजीवी भी होते हैं। तो ये सब जीवाणु किसमें मिलेंगे? पोषण की बात हो रही है। तो उदाहरण किसके याद रखने हैं? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण याद रखने हैं। तो कैसे? आ जाओ उदाहरण देखें भाई। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण यही याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हमारे पास
एक आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसमें उदाहरण आता है बच्चों क्रोमैटियम, और दूसरा आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें उदाहरण है क्लोरोबियम। तो क्लोरोबियम और क्रोमैटियम यानी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये किसके उदाहरण हैं? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण है। अब रसायन संश्लेषी जीवाणु, सबसे सर्वाधिक सवाल उसी पर आते हैं। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु यानी जिसे हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या क्या उदाहरण आएंगे भाई? इनमें हमारे पास सबसे पहले नाइट्रीकरण जीवाणु, ठीक है, नाइट्रीकरण वाले जीवाणु, इसमें हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। ये सारे कौन से हैं? नाइट्रीकरण जीवाणु हैं, सब के सब रसायन संश्लेषी हैं। ये उदाहरण खनिज लवण में एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। नाइट्रीकरण जीवाणु ये पहला उदाहरण हुआ। फिर सल्फर जीवाणु, सल्फर जीवाणु में आता है हमारे पास बेगियाटोआ और थियोबैसिलस। ये आपके पास सल्फर जीवाणु, ये भी रसायन संश्लेषी हैं। फिर आयरन जीवाणु और हाइड्रोजन जीवाणु, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? रसायन संश्लेषी। इसका मतलब ये रसायनों के अकार्बनिक तत्वों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये सारे रसायन संश्लेषी हैं। ये सब क्या करते हैं? अकार्बनिक तत्वों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो नाइट्रीकरण जीवाणु, सल्फर जीवाणु, आयरन जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, ये सब किसके अंदर आएंगे? कीमोसिंथेटिक, रसायन संश्लेषी। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार इन पे सवाल आ चुका है। रसायन संश्लेषी जीवाणु पर कई बार प्रश्न, नाइट्रीकरण, सल्फर, आयरन, हाइड्रोजन, ये सभी किसके अंदर आएंगे? रसायन संश्लेषी जीवाणु के अंदर। तो अपन ने प्रकाश संश्लेषी जीवाणु देख लिए, रसायन संश्लेषी जीवाणु देख लिए। इसके अलावा जो भी जीवाणु होंगे वो सब विषमपोषी हैं, ठीक है। कुछ ही जीवाणु स्वपोषी हैं, उसमें पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर जीवाणु हो गए प्रकाश संश्लेषी, ये सारे हो गए रसायन संश्लेषी। इसके अलावा और जितने भी उदाहरण हैं वो सभी जीवाणु क्या होंगे? आपके पास विषमपोषी होंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? जीवाणु में पोषण स्वपोषी भी हैं, विषमपोषी भी हैं। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण याद रखने हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई, जीवाणु में पोषण के बाद आता है जीवाणु में जनन, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? जीवाणु में जनन या रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब जीवाणु में जनन की हम बात करें बच्चों, तो जीवाणु में हम 3 प्रकार के जनन पढ़ेंगे। कायिक जनन, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम आनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के जनन हम किस में पढ़ेंगे? जीवाणु या बैक्टीरिया में। 3 प्रकार के जनन या रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और आनुवांशिक पुनर्योजन। सही बात। आप सोच रहे होंगे सर कायिक और अलैंगिक तो एक ही होता है ना सर? कायिक जनन और अलैंगिक जनन का तो एक ही मतलब होता है। सही बात। कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, बिल्कुल सही। कायिक जनन और अलैंगिक जनन एक ही प्रकार के हैं, तो अलग अलग क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक छोटा सा अंतर होता है। बिल्कुल सही, कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, लेकिन फर्क क्या है कि जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में जो तेज दर से विभाजन होता है जीवाणुओं में, उसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक शब्द का मतलब है अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियों में विभाजन बहुत तेजी से और जल्दी हो रहा है, उसे हम कायिक जनन कह देते हैं। अलैंगिक जनन भी कायिक जनन जैसा ही है, लेकिन यह सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जब बीजाणु का निर्माण होता है तो उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। बाकी कायिक जनन और अलैंगिक जनन एक ही तरह के अलैंगिक जनन ही हैं, इनमें कोई विविधता नहीं आती, इनमें किसी प्रकार का जो नए जीवाणु बनते हैं वो क्लोन्स ही बनते हैं, है ना? तो फर्क सिर्फ क्या है भाई कि कायिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में तेज विभाजन की दर है। तो यहां पर कायिक जनन क्या है भाई? कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, बस केवल कब हो रहा है? अनुकूल परिस्थिति में। और जीवाणु में जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन, या जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। है ना भाई? एक जीवाणु कोशिका होती है, एक जीवाणु कोशिका 2 जीवाणु कोशिका में विभाजित हो जाती है, उसे हम द्विविखंडन या बाइनरी फिजन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में होता है, बहुत तेजी से, हर 20 मिनट में होता है। हर 20 मिनट में जीवाणु अपनी संख्या या कॉपी बढ़ाता है ना, मतलब ये द्विविखंडन। जीवाणु हर 20 मिनट में 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 16, तो कायिक जनन इसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होगा भाई? अलैंगिक जनन में क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो जाती हैं, इसलिए अलैंगिक जनन में बीजाणु का निर्माण होता है ना? अलैंगिक जनन में क्या देखा जाएगा भाई? बीजाणु का निर्माण। और जीवाणु किस तरह का बीजाणु बनाता है? एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर कहां पर होता है भाई? ये एंडोस्पोर कोशिका भित्ति के वल्कुट क्षेत्र में। और इस एंडोस्पोर का विशेष लक्षण होता है बच्चों कि इस एंडोस्पोर में कैल्शियम डिपिकोलिनिक अम्ल पाया जाता है। है ना? खासियत क्या है? देखो भाई, जब अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से विभाजन हो रहा है, तो तेजी से अलैंगिक विभाजन जो होता है उसे अपन ने कायिक जनन कह दिया। अब जब अवस्था थोड़ी प्रतिकूल हो गई, तो प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहना भी जरूरी है, तो एक मोटी भित्ति युक्त बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे एंडोस्पोर कहते हैं जीवाणु में। और इस एंडोस्पोर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैल्शियम डिपिकोलिनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम डिपिकोलिनिक अम्ल।
अब मैंने यहां पर क्या नहीं लिखा, लैंगिक जनन तो लिखा ही नहीं है। हम सोचते हैं भाई कायिक जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा और लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परंतु याद करो कोशिका संरचना, जीवाणु यानी प्रोकैरियोट्स, और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब पूरा का पूरा मोनेरा जगत, उसमें प्रोकैरियोट्स हैं। तो कोई भी प्रोकैरियोट या किसी भी मोनेरा में लैंगिक जनन नहीं देखा जाता, वास्तविक लैंगिक जनन नहीं देखा जाता, क्योंकि वास्तविक लैंगिक जनन के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। वास्तविक लैंगिक जनन के लिए मियोसिस के द्वारा युग्मक बनने जरूरी है ना, मियोसिस के माध्यम से युग्मक बनने चाहिए, और युग्मक बनने के बाद उनका संलयन होना चाहिए ताकि युग्मनज बन सके। तो युग्मक निर्माण और संलयन, ये दोनों विधि लैंगिक जनन के लिए अनिवार्य है ना। लैंगिक जनन का मतलब क्या है? लैंगिक जनन का मतलब यह है कि जहां पर युग्मक निर्माण हो, और युग्मक निर्माण होगा तो मियोसिस के माध्यम से होगा, तो विविधता आएगी, और युग्मक बनने के बाद वो युग्मक, नर युग्मक हो मादा युग्मक हो, वो संलयित होकर फ्यूज होकर युग्मनज या जाइगोट बनाएंगे, उसे आप लैंगिक जनन कहोगे। तो जीवाणु के अंदर, पूरे मोनेरा के अंदर, सारे प्रोकैरियोट्स में ना तो युग्मक निर्माण होता है और ना तो युग्मक निर्माण और ना ही संलयन। इसलिए वास्तविक लैंगिक जनन किस में नहीं पाया जाता? जीवाणु में। ठीक है, तो एक नोट लिखें, वो लिखते हैं, फिर इस आनुवांशिक पुनर्योजन पे लौटेंगे अपन। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भाई। तो आपको याद रखना है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत का मतलब है सभी प्रोकैरियोट्स, है ना, यानी जीवाणु भी सम्मिलित में वास्तविक लैंगिक जनन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एक प्राचीन प्रकार का लैंगिक जनन। अब वो एनसीईआरटी ने प्राचीन प्रकार का लैंगिक जनन लिखा तो है, लेकिन प्राचीन प्रकार का मतलब है वो वास्तविक लैंगिक जनन नहीं कहलाएगा। ठीक है, मोनेरा जगत हो, प्रोकैरियोट्स हो, जीवाणु हो, इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि इनमें युग्मक निर्माण तो किसके द्वारा होता है? मियोसिस। युग्मक निर्माण एवं संलयन यानी फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं देखा जाता। ठीक है, तो जीवाणु, अब हम सिर्फ जीवाणु की बात नहीं हो रही है भाई, याद रखना, सिर्फ जीवाणु नहीं, सभी प्रोकैरियोट्स और संपूर्ण मोनेरा जगत की बात हो रही है। तो संपूर्ण मोनेरा जगत, सारे प्रोकैरियोट, सभी जीवाणु, इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता। वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता क्यों? क्योंकि ना तो इनमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, ना इनमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन है। तो इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं देखा जाता। तो फिर ठीक है सर, वास्तविक लैंगिक जनन तो नहीं है, तो फिर ये क्या है ना, वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है, तो ये आनुवांशिक पुनर्योजन क्या है? ये एक जनन का प्रकार है जिसमें क्या होता है, जिसमें जीवाणु से, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसका नाम ही आनुवांशिक पुनर्योजन है। तो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण देखा जाता है। तो आनुवांशिक पुनर्योजन का मतलब है इनमें
जीवाणु के मध्य क्या होगा बच्चों? डीएनए का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आनुवांशिक पुनर्योजन, एक इसको एनसीईआरटी ने इसे ही एक प्राचीन प्रकार का लैंगिक जनन कहा है। एनसीईआरटी में इस आनुवांशिक पुनर्योजन को ही प्राचीन काल का लैंगिक जनन कहा है, लेकिन इसे वास्तविक लैंगिक जनन नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो इसमें युग्मक बन रहा है, मियोसिस नहीं है, और ना ही निषेचन या संलयन है। इसलिए वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है। इसमें केवल जीवाणु के मध्य क्या होता है? डीएनए का स्थानांतरण या आदान प्रदान। ठीक है, तो अब हम विस्तार में कौन सी विधि देखेंगे? ये आनुवांशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आनुवांशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी आनुवांशिक पुनर्योजन के प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार पढ़ते हैं भाई हम। कॉन्जुगेशन, जिसे हम कहते हैं सयुग्मन, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कहेंगे रूपांतरण, और ट्रांसडक्शन। हिंदी में बच्चों इसको शायद पारक्रमण कहते हैं, बट मुझे कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन कॉन्जुगेशन सयुग्मन है, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण है, और ट्रांसडक्शन शायद पारक्रमण होता है। खैर, पहले तो खोज का श्रेय भाई। कॉन्जुगेशन किसने डिस्कवर किया था? लेदरबर्ग और टेटम ने। ट्रांसफॉर्मेशन, हां, ये हमने ग्रिफिथ का प्रयोग याद है, आणविक जैविकी में पढ़ा था। हां, और ट्रांसडक्शन में जिंडर और लेडरबर्ग। ठीक है, तो क्या है बच्चों? आनुवांशिक पुनर्योजन के 3 प्रकार हैं जीवाणु में। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, तीनों बताऊंगा। तीनों में कॉमन चीज क्या हो रही है भाई? कॉन्जुगेशन या सयुग्मन हो, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण हो, या ट्रांसडक्शन हो, तीनों में या तीनों आनुवांशिक पुनर्योजन के प्रकार हैं। मतलब तीनों में जीवाणु के मध्य डीएनए का स्थानांतरण होगा। आज सयुग्मन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसडक्शन हो, तीनों प्रक्रियाओं में जीवाणु के मध्य डीएनए का स्थानांतरण होगा, सिर्फ तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कॉन्जुगेशन या सयुग्मन। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सी तकनीक हम देख रहे हैं? कॉन्जुगेशन या सयुग्मन। क्या होगा इसमें? इधर देखो भाई, कॉन्जुगेशन या सयुग्मन में क्या होता है? इधर ये मैंने 2 जीवाणु कोशिका बना दी। ये एक जीवाणु कोशिका, ये दूसरी जीवाणु कोशिका। ठीक है भाई, ये 2 जीवाणु कोशिका है, ये इनका आनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लियोइड है। अब इन सयुग्मन में क्या होगा? सुनना, इसमें एफ प्लास्मिड का कार्य आएगा। बताया था मैंने आपको कि एफ प्लास्मिड पढ़ेंगे। तो इसमें जो जीवाणु, जिस जीवाणु में एफ प्लास्मिड होता है, उसे हम एफ प्लस या दाता कोशिका कहते हैं, और जिसमें एफ प्लास्मिड नहीं है उसे एफ माइनस
या ग्राही कोशिका कहते हैं। ठीक है भाई, जिस जीवाणु में F प्लास्मिड है उसे हम F प्लस या दाता कोशिका, जिसमें F प्लास्मिड नहीं है वो F माइनस या ग्राही कोशिका है। सही बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्या होगा इस संयुग्मन, इस प्रक्रिया के भी दौरान, हां, दोनों जीवाणु के सेक्स पिलाए, दोनों जीवाणु के सेक्स पिलाए जो हैं वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? कॉन्जुगेशन ट्यूब, नली बनाएंगे। कौन बनाएगा? पिलाए। वो पिलाए और फिम्ब्रे बताया था, उसमें दोनों जीवाणु के जो सेक्स पिलाए हैं वो एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे से जुड़कर, है ना, एक दूसरे से जुड़कर एक सेक्स पिलाए बनाएंगे भाई। दोनों एक दूसरे से जुड़कर क्या बना देंगे? सेक्स पिलाए जुड़कर कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देंगे। इससे अब क्या होगा? इस ट्यूब से ही अब F प्लास्मिड क्या करेगा भाई? F प्लास्मिड प्रतिकृतिकरण करेगा, प्रतिकृतिकरण करके अपनी एक कॉपी बनाएगा और वो कॉपी इसके द्वारा, इस सेक्स पिलाए या कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ग्राही कोशिका में जाएगी। तो क्या हो रहा है? डीएनए का ही तो स्थानांतरण हो रहा है ना। F प्लास्मिड है क्या? प्लास्मिड डीएनए ही तो है। F प्लास्मिड क्या है भाई? प्लास्मिड डीएनए है। तो कॉन्जुगेशन में डीएनए का ही स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है? इसमें दो जीवाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दो जीवाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों के मध्य एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जो सेक्स पिलाए बनाता है और एक जीवाणु का F प्लास्मिड दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। तो यह एक आनुवांशिक पुनर्योजन का प्रक्रिया है जिसमें दो जीवाणु एक दूसरे के संपर्क में आए, दोनों के मध्य कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, सेक्स पिलाए ने बनाई और F प्लास्मिड एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो गया। इसे क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा भाई? इस प्रक्रिया में दो जीवाणु संपर्क में आते हैं, उनके मध्य कॉन्जुगेशन नली बनती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाएगा भाई? सेक्स पिलाए बनाता है और एक जीवाणु से F प्लास्मिड दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित होता है ना भाई? यही तो क्या है? कॉन्जुगेशन। ठीक है, दोनों जीवाणु संपर्क में आ गए, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। किसने बनाई? सेक्स पिलाए ने। और एक जीवाणु से F प्लास्मिड दूसरे जीवाणु में प्रवेश कर गया। अब इसमें एक और चीज होती है। हां, एक और चीज क्या होती है बच्चों? यहां पर F प्लास्मिड जो है ना, वो काफी बार F प्लास्मिड जीवाणु के डीएनए से जुड़ जाता है। क्या बन जाएगा? एपिसोम। बताया था पिछले लेक्चर में। F प्लास्मिड, काफी बार ये जो F प्लास्मिड है, काफी बार ये जो F प्लास्मिड है, ये F प्लास्मिड मुख्य जीवाणु डीएनए से जुड़ जाता है और जब वो जुड़ जाता है मतलब एपिसोम बना देता है, तो ऐसी जीवाणु कोशिका को HFR सेल्स कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जीवाणु की HFR सेल्स।
HFR का मतलब होता है बच्चों यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कुछ नहीं भाई, वैसे तो F प्लास्मिड एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जाता है। सामान्य रूप से क्या हो रहा है भाई, सामान्य रूप से F प्लास्मिड एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जाता है। काफी बार या कभी कभार क्या होता है कि ये F प्लास्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ जाता है। F प्लास्मिड जीवाणु डीएनए से जुड़कर एपिसोम बना लेता है, और जब वो जुड़ जाता है तो ऐसे सेल्स को अब F प्लस सेल्स नहीं कहते, ऐसे सेल्स को फिर अपन HFR सेल्स कहते हैं। क्यों? हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि जब F प्लास्मिड मुख्य बैक्टीरियल डीएनए से जुड़ जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि अब डीएनए स्थानांतरण की दर बढ़ जाती है। जब F प्लास्मिड बैक्टीरियल डीएनए से जुड़ गया ना, जीवाणु डीएनए से, तो जीवाणु डीएनए का कुछ अंश भी तेजी से दूसरे जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। भाई F प्लास्मिड तो जा ही रहा है, लेकिन F प्लास्मिड जीवाणु के डीएनए के जिस भाग से जुड़ा वो अंश भी दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। तो इसलिए इन सेल्स को क्या कहते हैं? HFR सेल्स। बट अब एनसीईआरटी में तो सयुग्मन के बारे में दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी इतनी जितनी चीज मैं बता रहा हूं वो याद होनी चाहिए। इसमें दोनों जीवाणु संपर्क में आएंगे, सेक्स पिलाए कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, और स्थानांतरण किस प्लास्मिड का होगा? F प्लास्मिड का होगा। यह कौन सी विधि हो गई हमारे पास? कॉन्जुगेशन या सयुग्मन। फिर सेकंड क्या आती है भाई? कॉन्जुगेशन या सयुग्मन के बाद दूसरी तकनीक है ट्रांसफॉर्मेशन। ये वही है ग्रिफिथ वाली, वो ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ा था ना अपन ने आणविक जैविकी में। हां, कोई भी बाह्य डीएनए है, कोई भी बाह्य डीएनए जब जीवाणु के भीतर चला जाता है, या कोई भी बाह्य डीएनए जब जीवाणु के भीतर प्रवेश कर जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। तो ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण का मतलब है जीवाणु के द्वारा किसी भी बाह्य डीएनए का अवशोषण। तो जब कोई भी बाह्य डीएनए है, किसी भी बाह्य डीएनए को जीवाणु अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। और तीसरा और आखिरी विधि क्या हो गई भाई? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में भी एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण होगा। एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण होगा, लेकिन वो डीएनए का स्थानांतरण एक विषाणु यानी जीवाणु भोजी करेगा, है ना। तो ट्रांसडक्शन में क्या है बच्चों? ये मैंने कह दिए, दो जीवाणु हैं, ठीक है, दो जीवाणु हैं। अब डीएनए का स्थानांतरण तो होगा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में, लेकिन एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जो डीएनए का स्थानांतरण करेगा वो एक जीवाणु भोजी या वायरस करता है। तो जब एक विषाणु के द्वारा, जीवाणु भोजी के द्वारा, एक वाहक के द्वारा जब जीवाणु से डीएनए दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन का मतलब है वाहक यानी जीवाणु भोजी, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरियोफेज, है ना। तो वाहक या जीवाणु भोजी के द्वारा जीवाणुओं के मध्य
डीएनए का स्थानांतरण, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन, है ना भाई। तो तीन तरीके हैं आनुवांशिक पुनर्योजन के, कॉन्जुगेशन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तीनों में याद रखना है हो क्या रहा है, तीनों में डीएनए स्थानांतरित हो रहा है, तीनों में डीएनए एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जा रहा है, तरीका अलग अलग है। सयुग्मन या कॉन्जुगेशन में दोनों जीवाणु एक दूसरे के संपर्क में आए, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी और एफ प्लाज्मिड एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में गया तो डीएनए ही। ट्रांसफॉर्मेशन में प्रत्यक्ष है, कोई भी बाह्य डीएनए है, वो डीएनए अगर जीवाणु के अंदर चला जाता है या जीवाणु उस डीएनए को अवशोषित कर लेता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और तीसरा तकनीक, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए जा रहा है लेकिन वो कोई वाहक या जीवाणु भोजी लेकर जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन। तो वाहक के द्वारा, जीवाणु भोजी के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण, ट्रांसडक्शन। बाह्य डीएनए प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कोई जीवाणु अंदर ले रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। और दोनों जीवाणु संपर्क में आने पर डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है, सयुग्मन या कॉन्जुगेशन। ठीक है भाई, तो ये आपके पास तीनों प्रकार क्या हो गए? आनुवांशिक पुनर्योजन के जीएनए जीवाणु में। तो कायिक जनन तो था, अलैंगिक जनन था, वास्तविक लैंगिक जनन है नहीं जीवाणु में, किसी भी मोनेरा में नहीं है, किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं है। इनमें कौन सी प्रक्रिया देखी जाती है? आनुवांशिक पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है भाई, ये तो आपके पास हो गया। तो जीवाणु के कोशिकीय संरचना अपन ने देख ली, जीवाणु में पोषण हमने देख लिया, जीवाणु में जनन हमने देख लिया। अब अंत में हम बात करेंगे आर्थिक महत्व की, है ना भाई, जीवाणु के आर्थिक महत्व की। अब ज्यादातर जो सवाल आते हैं ना वो इसी में से आते हैं, जीवाणु का के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सारा खेल ही उदाहरण पर है, तो जीवाणु के आर्थिक महत्व की अब हम बात करेंगे। इसमें सबसे मुख्य काम जीवाणु का किसमें होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। सबसे प्रमुख कार्य किसमें होगा भाई जीवाणु का? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की तो क्रियाविधि हमने पढ़ी है, खनिज लवण में नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, उसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जीवाणु दिखाते हैं, हां। अब यहां पर विस्तार में पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाने वाले जीवाणु दो प्रकार के होंगे बच्चों, एक सहजीवी जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिर करेंगे और एक स्वतंत्र जीवी जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिर करेंगे। हर साल प्रश्न आता है, हर बार ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु, स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु, इस पर सवाल। तो ये उदाहरण बेहद इंपॉर्टेंट है। सहजीवी जीवाणु में सबसे पहले आता है राइजोबियम जीवाणु। और राइजोबियम जीवाणु किसके साथ सहजीविता दर्शाता है? लेग्यूम पादपों के मूल, लेग्यूम पादपों के रूट नोड्यूल्स के साथ, है ना। लेग्यूम पादप में फलियां, मटर, दालें, इन पादपों के साथ के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम है जो नाइट्रोजन स्थिर करता है। एक और जीवाणु आता है बच्चों दूसरा, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो है वो भी एक जीवाणु है, वो भी नाइट्रोजन स्थिर करता है, सहजीवी जीवाणु है, लेकिन वो गैर लेग्यूम पादपों के रूट नोड्यूल्स में। किसके साथ? नॉन लेग्यूम या गैर लेग्यूम पादपों के रूट नोड्यूल्स में। और गैर लेग्यूम पादप कौन से भाई? एल्नस और कैजुरिना,
है ना। एल्नस और कैजुरेना ऐसे पादप होते हैं जिनके साथ कौन सा जीवाणु मिलेगा, फ्रैंकिया, और वो नाइट्रोजन स्थिर करेगा। तो ये दो सहजीवी जीवाणु याद रखने हैं, राइजोबियम और फ्रैंकिया। दोनों सहजीवी जीवाणु हैं, दोनों पादपों के साथ रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। लेग्यूम पादपों के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम जीवाणु मिलता है और गैर लेग्यूम पादप यानी एल्नस और कैजुरेना पादप जो हैं उनकी जड़ों में फ्रैंकिया मिलता है। यह तो सहजीवी की बात हुई। स्वतंत्र जीवाणु में, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु में एजोटोबैक्टर, बाइजरनिकिया, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पिरिलियम, है ना। स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु में एजोटोबैक्टर, बाइजरनिकिया, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पिरिलियम। इसमें भी ये दोनों तो वायवीय होते हैं, नाइट्रोजन स्थिर, और ये दोनों अवायवीय जीवाणु हैं। ये भी पूछ लेते हैं बच्चों, वायवीय जीवाणु कौन से हैं, अवायवीय कौन से। तो एजोटोबैक्टर और बाइजरनिकिया तो वायवीय जीवाणु हैं, और क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पिरिलियम, क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पिरिलियम कौन से हैं बच्चों, ये अवायवीय जीवाणु हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है भाई, एक तो सहजीवी जीवाणु और स्वतंत्र जीवी जीवाणु ध्यान में रखने हैं। सहजीवी में राइजोबियम और फ्रैंकिया पादपों के साथ रहकर नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। एजोटोबैक्टर, बाइजरनिकिया, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पिरिलियम सॉइल में, मृदा में रहकर स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। एजोटोबैक्टर, बाइजरनिकिया वायवीय है, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पिरिलियम अवायवीय है। अच्छा, एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा जीवाणु जो सहजीवी भी होता है और स्वतंत्र जीवी भी होता है, मतलब पादपों के साथ रह के भी नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है और स्वतंत्र रहकर भी नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है। वो एक बेहद मुख्य उदाहरण आपको याद रखना है, उसका नाम होता है एजोस्पिरिलियम। ठीक है, तो यहां पर एक जीवाणु कौन सा है भाई, एजोस्पिरिलियम जीवाणु। ये जीवाणु जो है वो सहजीवी एवं स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिर करता है। ठीक है, तो सहजीवी और स्वतंत्र रूप से, और ये जीवाणु कैसा है भाई, वायवीय। और ये सहजीवी जो है वो किन पादपों के साथ, वो रहता है आपके पास घास, गेहूं इत्यादि, है ना। तो घास में, गेहूं के साथ, इन पादपों के साथ सहजीवी भी रहता है और सॉइल में स्वतंत्र रूप से रहकर भी क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिर। तो अगर सवाल आ जाए कि एक ऐसा जीवाणु बता दो, एक ऐसा जीवाणु बताओ जो स्वतंत्र रहकर भी और सहजीवी के रूप दोनों से नाइट्रोजन स्थिर करेगा, तो वो एजोस्पिरिलियम है। केवल सहजीवी पूछा जाए, है ना, केवल सहजीवी पूछ लिया जाए तो राइजोबियम और फ्रैंकिया। केवल स्वतंत्र जीवी पूछ लिया जाए तो ये चारों, और सहजीवी और स्वतंत्र जीवी दोनों पूछ लिए जाएं तो आंसर क्या हो गया भाई, एजोस्पिरिलियम। तो पहला आर्थिक महत्व तो जीवाणु का किसमें हो गया भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हो गया। ठीक है, फिर सेकंड क्या होगा, हां सेकंड आएगा आपके पास नाइट्रीकरण जीवाणु, नाइट्रीकरण वाले जीवाणु। अब नाइट्रीकरण हमने कहां पढ़ा था, नाइट्रोजन चक्र में, और मैंने आपसे कहा था नाइट्रोजन चक्र में सारे जीवाणु में, बैक्टीरिया में बताऊंगा। तो नाइट्रीकरण में होता क्या है भाई,
अमोनिया से बनता है नाइट्राइट, और नाइट्राइट से क्या बनता है? नाइट्रेट, है ना। यही तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। तो अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में कौन से जीवाणु? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, एक और होता है यहां पर नाइट्रोकोकस, और यहां पर भी एक और है नाइट्रोसिस्टिस। तो ये चार जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस, ये चारों नाइट्रीकरण के जीवाणु हैं। इसमें अमोनिया से नाइट्राइट कौन बनाएगा? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। अमोनिया से नाइट्राइट कौन बनाएगा? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन बनाएगा? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। और ये नाइट्रीकरण जीवाणु, याद रखना, रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं। ये चारों रसायन संश्लेषी भी हैं। ठीक है, फिर तीसरे कौन से जीवाणु आते हैं? विनाइट्रीकरण जीवाणु। याद है विनाइट्रीकरण? ये भी नाइट्रोजन चक्र में देखा था अपन ने। विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो था क्या वो? नाइट्रेट से वापस जब हम वायवीय नाइट्रोजन बनाते हैं, है ना, नाइट्रेट से वापस जब वायवीय नाइट्रोजन बनता है तो उसे विनाइट्रीकरण कहते हैं। और इसमें कौन से जीवाणु हैं भाई? दो। इसमें आता है स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, सारे इन पूरे वर्गीकरण में सारा खेल उदाहरण का है। ठीक है, चीजें तो बहुत आसान हैं, लेकिन उदाहरण, अभी तो हमने जीवाणु ही चालू करा है। जीवाणु में कितने उदाहरण हम पढ़ रहे हैं? तो फिर जीवाणु, फिर हम पढ़ेंगे नीलहरित शैवाल, फिर प्रोटिस्टा जगत आएगा, फिर कवक आएंगे, फिर पादप आएंगे, जंतु। उदाहरण ही पूछे जाते हैं, सारे उदाहरण ही याद रखने हैं, इसलिए इसको डेली पढ़ना है, याद रखना बच्चों। तो विनाइट्रीकरण में नाइट्रेट से वायवीय नाइट्रोजन में कौन से जीवाणु हैं? स्यूडोमोनास, थियोबैसिलस। तो नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। फिर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आता है अमोनीकरण वाले जीवाणु। अमोनीफाइंग यानी अमोनीकरण वाले जीवाणु। अब अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन क्या था? याद है? मृत कार्बनिक पदार्थ, पादप और जंतुओं के जो मृत कार्बनिक पदार्थ थे, उन मृत कार्बनिक पदार्थ से अमोनिया बनाने को अमोनीकरण कहते थे। इसमें कौन से जीवाणु आते हैं भाई? बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस वल्गैरिस। तो बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस वल्गैरिस, ये किसमें आते हैं? अमोनीकरण जीवाणु में। फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन से जीवाणु कार्य करते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से जीवाणु यूज किए थे अपन ने? आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो जीवाणु, ई कोलाई। ई कोलाई कहां कहां यूज किया? ह्यूमुलिन बनाया था आनुवांशिक अभियांत्रिकी से, इंसुलिन, ह्यूमुलिन बनाया था ई कोलाई को यूज करके। फिर एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, है ना, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस का टीआई प्लास्मिड क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन से जीवाणु काम करते हैं? ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन। ठीक है, फिर आर्थिक महत्व,
डेयरी उत्पादकों में, डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन से जीवाणु, दूध से दही बनाया था, याद है? हां, अब तो याद आ गया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये बैक्टीरिया हम दूध से दही यानी किस में यूज करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। फिर आपके पास और कौन से आएंगे? अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्योरिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को सुखाने में। ये तंबाकू होता है ना बच्चों, तंबाकू की पत्तियों को हम सुखाते हैं। तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने में, क्यूरिंग में भी कौन काम करता है? जीवाणु काम करता है। कौन सा जीवाणु काम करेगा भाई? बैसिलस मेगाथीरियम। कौन सा जीवाणु काम करता है? बैसिलस मेगाथेरियम। फिर इसी प्रकार एक नेक्स्ट आता है रेटिंग ऑफ फाइबर्स। अब रेशे होते हैं ना बच्चों, रेशों में सेल्यूलोज और पेक्टिन को घोलने का काम जीवाणु करते हैं। रेटिंग ऑफ फाइबर्स का मतलब है सेल्यूलोज एवं पेक्टिन युक्त उत्तकों को घोलना। ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन उत्तकों को घोलना, इसे क्या कहते हैं? रेटिंग ऑफ फाइबर्स। इसमें भी क्या यूज करते हैं? जीवाणु। कौन सा जीवाणु यूज किया जाता है इसमें? क्लोस्ट्रीडियम। इसमें कौन सा जीवाणु यूज करते हैं? क्लोस्ट्रीडियम, है ना। तो आर्थिक महत्व में दूध से दही, डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने में बैसिलस मेगाथीरियम, रेशों में जो सेल्यूलोज और पेक्टिन के उत्तक हैं उनको घोलने में कौन सा जीवाणु? क्लोस्ट्रीडियम यूज करते हैं। फिर जल में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, उसका सूचक। तो प्रदूषित जल में कार्बनिक पदार्थ का सूचक, ये कौन सा जीवाणु होता है? ई कोलाई। ई कोलाई या इनको हम कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भी कहते हैं, है ना भाई। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो हमको दूषित जल, अगर कोई प्रदूषित जल है या जिसमें पोल्यूशन है जिस जल में, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ क्या होगा? ज्यादा। और अगर उसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा तो उसका सूचना कौन बताएगा भाई? उसकी सूचना कौन बताएगा हमको? ई कोलाई या कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो ये सारे जीवाणु जो हैं वो अपन ने आर्थिक महत्व में देखे हैं। क्या क्या देखे हैं इधर ध्यान देंगे, ये सारे उदाहरण ध्यान रखने हैं भाई। और इसमें तो सबसे प्रमुख उदाहरण तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु देखे अपन ने, ठीक है। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के बाद अपन ने नाइट्रीकरण दर्शाने वाले जीवाणु, विनाइट्रीकरण दर्शाने वाले जीवाणु, अमोनीकरण दर्शाने वाले जीवाणु, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु, डेयरी उत्पादकों में तंबाकू की पत्तियों को सुखाने में सेल्यूलोज पेक्टिन के रेशों को घोलने वाले, और प्रदूषित जल में कार्बनिक पदार्थ की सूचना देने वाले जीवाणु की बात कर ली। ठीक है, तो ये तो सारे अपन ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीवाणु की बात कर ली। अब इसके अलावा आपको दो ऐसे रोग याद रखने हैं जो पादपों में होते हैं जीवाणु के कारण। तो पादपों में जीवाणु संक्रमित रोग, ठीक है बच्चों, ये दो आपको जरूर याद रखने हैं, है ना। जो पादप हैं, पादपों में जीवाणु से दो रोग देखे जाते हैं, या जीवाणु जो हैं वो पादपों में दो प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं।
कौन कौन से करते हैं? एक तो होता है सिट्रस कैंकर, ठीक है। एक तो सिट्रस, पता है क्या होता है? हाँ, नारंगी, नारंगी या संतरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? सिट्रस। हाँ, सिट्रस फल कहते हैं। ये नींबू, संतरे, मौसम्बी। और दूसरा है ब्लाइट ऑफ राइस। इसका मतलब जीवाणु जो है ना बच्चों, जीवाणु जो है वो पादपों में दो मुख्य रोग उत्पन्न करता है। एक तो वो सिट्रस मतलब नींबू, मौसम्बी, संतरे में रोग उत्पन्न करता है जिसे कहते हैं सिट्रस कैंकर, और चावल में एक रोग उत्पन्न करता है ब्लाइट ऑफ राइस। कौन कौन से जीवाणु का नाम पता होना चाहिए ना? इसमें होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो कौन सा जीवाणु है जो सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है ना? कौन सा जीवाणु है जो सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। और कौन सा जीवाणु है जो चावल में रोग उत्पन्न करता है? ज़ैंथोमोनास ओरजाई। ठीक है, तो ये दो जीवाणु याद रखने हैं भाई, दो जीवाणु के नाम जो पादपों में संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। एक तो चावल में ब्लाइट ऑफ राइस कौन कर रहा है? ज़ैंथोमोनास ओरजी। और पादपों में सिट्रस कैंकर रोग जो है वो कौन उत्पन्न कर रहा है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। मानव में जो जीवाणु संक्रामक रोग हैं वो तो पूरा एक चैप्टर ही है बच्चों, है ना। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें प्रतिरक्षक तंत्र भी होगा और जिसमें सारे संक्रामक रोग हमको पढ़ने हैं। तो मानव में जीवाणु के द्वारा जो संक्रामक रोग होते हैं, हाँ, टाइफॉइड, आपके पास कॉलेरा, ये सारे बीमारियां जो हैं ये सब हम आगे मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने बच्चों बेसिकली क्या कर लिया है? ई बैक्टीरिया या जीवाणु हमने पूरा देख लिया है। जीवाणु के लगभग सारे लक्षण हमने जीवाणु के पोषण से शुरुआत की। जीवाणु में पोषण कौन कौन से देखे हमने? स्वपोषी और विषम पोषी, ये जीवाणु की बात की। पोषण के बाद हमने सबसे मुख्य उदाहरण ये रसायन संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण याद रखने को कहा। फिर हमने जीवाणु में जनन की बात की भाई, कायिक, अलैंगिक, और ये वास्तविक लैंगिक जनन इनमें है नहीं। तो हमने कौन सा देखा? जिसमें डीएनए का स्थानांतरण होता है जीवाणु के मध्य, और जीवाणु के मध्य डीएनए का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है: सयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, और ट्रांसडक्शन। तीनों की विधि अपन ने देखी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक महत्व जीवाणुओं के देखे। ठीक है, अब ये आर्थिक महत्व में ये सारे जीवाणु के जो उदाहरण हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपको याद होगा मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीवों का महत्व हमने पढ़ा था उसमें भी अपन ने जीवाणु पढ़े थे, है ना। एसिटिक अम्ल निर्मित करने वाला एसिटोबैक्टर, ब्यूटायरिक अम्ल निर्मित करने वाला क्लोस्ट्रीडियम, तो उस वाले चैप्टर में भी हमने काफी जीवाणु पढ़े हैं। और उसके अलावा जो अन्य जीवाणु हैं जिनका आर्थिक महत्व है वो हमने यहां पर देख लिए हैं। ठीक है, तो हमने जीवाणु के लक्षण तो पूरे देख लिए बच्चों। अब जीवाणु के लक्षण पूरे देखने के बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? हम पढ़ तो यू बैक्टीरिया ही रहे हैं, पर साथ में नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? नील हरित शैवाल। क्या आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी को वैसे तो हम क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं, है ना। लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी को एक और नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल को हम और किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया या साइनो जीवाणु के नाम से जानते हैं। अब इसमें याद क्या रखना है शुरुआत में? तो नील हरित शैवाल में या साइनोबैक्टीरिया में आप याद रखना, सबसे पहले इनको किस में रखा गया है? तो ये किस डोमेन में सम्मिलित है भाई? किस डोमेन में सम्मिलित है? यू बैक्टीरिया।
तो ये किसमें सम्मिलित हैं? यू बैक्टीरिया डोमेन में सम्मिलित हैं। सही बात, किस डोमेन में सम्मिलित है? यू बैक्टीरिया डोमेन में सम्मिलित है। और 5 जगत वर्गीकरण की बात करें, 5 जगत वर्गीकरण में इसको किसमें सम्मिलित करेंगे? मोनेरा जगत में, है ना। तो 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर इन्हें किसमें सम्मिलित किया जाता है? मोनेरा में। तो 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर इनको हम किसमें सम्मिलित करते हैं बच्चों? मोनेरा में सम्मिलित करेंगे। तो डोमेन पूछ लिया जाए ब्लू ग्रीन एल्गी का तो वो यू बैक्टीरिया है, और 5 जगत वर्गीकरण की बात की जाए तो ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए इनको किसमें रखेंगे? मोनेरा में। इसका मतलब ये नील हरित शैवाल भी सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नील हरित शैवाल सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब एक बिंदु और ध्यान देंगे, फिर ये तो अपन ने ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर ली। अब जितने भी नील हरित शैवाल हैं, हां जितने भी का मतलब है सभी नील हरित शैवाल स्वपोषी होंगे। स्वपोषी का मतलब प्रकाश संश्लेषी होंगे, और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे भाई। हां, सभी नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, सभी नील हरित शैवाल स्वपोषी हैं, यानी स्वपोषी का मतलब प्रकाश संश्लेषी हैं। ठीक है, सभी के सभी नील हरित शैवाल स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव ये बीजीए ही थे, है ना। तो जीवन की उत्पत्ति के दौरान सबसे पहले ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव बीजीए थे, है ना भाई। तो सभी नील हरित शैवाल स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, और इनमें इनके वर्णक क्या होते हैं भाई? क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। इनके प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी याद रखना। क्लोरोफिल ए तो इसमें होगा ही, उसके अलावा फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। तो सभी नील हरित शैवाल स्वपोषी हैं। तो 2 चीजें याद रखनी है बच्चों। नील हरित शैवाल हमने शुरुआत तो कर ली है, लेकिन नील हरित शैवाल के बीच में हमने क्या लक्षण देखे कि नील हरित शैवाल है तो प्रोकैरियोट्स, तो कौन से डोमेन में सम्मिलित होंगे? यू बैक्टीरिया के डोमेन में सम्मिलित होंगे। लेकिन 5 जगत वर्गीकरण के आधार पे सब मोनेरा में सम्मिलित हैं। और ये सारे के सारे जो नील हरित शैवाल हैं सभी, हां इसमें कोई अपवाद नहीं है। हम आगे उदाहरण भी देखेंगे नील हरित शैवाल के। तो आगे जब हम उदाहरण देखेंगे तो जितने भी नील हरित शैवाल हैं सब स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी होंगे और सब ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति में जब पहले ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव नील हरित शैवाल थे। वर्णक इनमें क्लोरोफिल ए है और सहायक वर्णक फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन होता है। ठीक है, फाइकोसाइनिन हम देखेंगे नीला रंग का, फाइकोएरिथ्रिन होता है वो लाल रंग का। फाइकोसाइनिन किस रंग का है बच्चों? नीले रंग का।
एरिथ्रिन जो होता है वो लाल रंग का। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नीलहरित शैवाल के लक्षण और माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे। ठीक है, तो मोनेरा जगत में जितने भी उदाहरण हैं वो हम अगले लेक्चर में देखते रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।